2026 के चुनावी रण का शंखनाद हो गया है और आज गुवाहाटी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी लकीर खींच दी जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। प्रधानमंत्री ने आज केवल विकास परियोजनाओं को लोकार्पण नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के उस काले अध्याय पर प्रहार किया जिसे वो दशकों से छिपाती आई। सेना के हथियार और हजारों करोड़ का घोटाला। पीएम मोदी ने आज इन दो शब्दों को एक साथ जोड़कर कांग्रेस के इतिहास पर सीधा वार किया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के दौर में रक्षा सौदे देश को सुरक्षित करने के लिए नहीं बल्कि जेबें भरने के लिए होते थे। लेकिन बात सिर्फ भ्रष्टाचार तक नहीं रुकी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को देश विरोधी विचारधारा का नया ठिकाना तक बता दिया। सवाल बड़ा है कि क्या कांग्रेस वाकई उन लोगों के साथ खड़ी है जो देश को तोड़ने का ख्वाब देखते हैं। आज एक तरफ असम में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हो रहा है, तो जो चीन सीमा के पास हमारी ताकत बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी याद दिला रहे हैं कि कैसे पिछली सरकारों ने पूर्वोत्तर को असुरक्षित रखा। इसी पर 5 की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। असम में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। गुवाहाटी की सड़कें भगवा रंग में रंगी नजर आई। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह दौरा केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी की जनसभा से सीधे कांग्रेस के वोट बैंक और इतिहास पर प्रहार किया। कांग्रेस के दशकों के कुशासन की सबसे बड़ी वजह रही है कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने असम को हमेशा वोट के चश्मे से ही देखा। कांग्रेस ने हर वो काम किया जिससे तुष्टीकरण को बढ़ावा मिले और हर वो काम रोका जिससे असम का विकास हो। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को देश विरोधी ताकतों का साथी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उन लोगों का सम्मान करती है जो देश तोड़ने के नारे लगाते हैं। ये सीधा प्रहार कांग्रेस के उस रुख पर है जिसे बीजेपी हमेशा तुष्टीकरण कहती आई है। कांग्रेस ने असम के साथ एक और बहुत बड़ा अन्याय किया है। कांग्रेस ने असम को अशांत रखा, हिंसा और अलगाव में रखा। आजादी के बाद से ही असम बम बंदूक, बंद ब्लॉकेड और कर्फ्यू की चपेट में रहा और इसकी गुनहगार कांग्रेस ही थी। डबल इंजन सरकार के विकास और कांग्रेस के घोटाले के इतिहास के बीच पीएम ने असम की जनता के सामने एक लकीर खींच दी। प्रधानमंत्री ने पिच तैयार कर दी है और गेंद अब विपक्ष के पाले में है। असम की सत्ता का रास्ता सुरक्षा, भ्रष्टाचार के इन आरोपों के बीच से होकर गुजरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो असम की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई हमले किए कांग्रेस पर और हथियार और सेना का भी जिक्र कर दिया कि पहले की सरकारों ने क्या किया। कांग्रेस ने असम को बहुत तड़पाया है। कांग्रेस राज में असम को तरसाया गया है। ये सीधा प्रहार कांग्रेस पर क्या ऑपरेशन सिंदूर में ताकत दिखी है भारत की। केवल कांग्रेस बयान देने में आगे रहती है। असम को 5 गुना ज्यादा फंड मिल रहा है। इस बार बजट में नॉर्थ ईस्ट का खास ख्याल रखा। भारत दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। कांग्रेस ने हमेशा देश को खतरे में रखा। ये वो बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने आज असम में कही। कांग्रेस आतंकियों को कंधे पर बिठाती है। कांग्रेस में बौखलाहट दिख रही है। कांग्रेस फिर से बांटने में जुटी है, तोड़ने में जुटी है। ये बड़ी बात आज असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रैली के दौरान कही, लोगों को संबोधित किया, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले और ऐसे में असम को बड़ी सौगात दी गई है। असम को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप लगाए। कांग्रेस में पाई पाई के लिए हिसाब किया जाता था। कांग्रेस ने असम के साथ भेदभाव किया। असम को तरसाया गया कांग्रेस के राज में, और जब हथियारों की डील हुई उस पर भी बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कि कांग्रेस राज में क्या होता था। देखिए कहां चुनाव है 2026 में। पश्चिम बंगाल, असम, इसके अलावा तमिलनाडु भी है जहां चुनाव होने वाले 2026 में। केरल, जी हां, केरल में भी चुनाव होंगे और पुडुचेरी, ये वो राज्य हैं जहां 2026 में चुनाव होने वाले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे और असम से
चुनावी शंखनाद कर दिया उन्होंने, लेकिन इस शंखनाद के मायने बदल दिए, एक लंबी लकीर खींच दी कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बड़ी लकीर खींची प्रधानमंत्री ने। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको एक बार। कांग्रेस ने असम को अशांत रखा, हिंसा और अलगाव में रखा। आजादी के बाद से ही असम बम बंदूक, बंद ब्लॉकेड और कर्फ्यू की चपेट में रहा और इसकी गुनहगार कांग्रेस ही थी। मुझे याद है, मैं जब यहां संगठन का काम करता था तो मैं वापस जाने का भी कार्यक्रम बना के आता था, लेकिन यहां मैं कार्यक्रम नहीं कर पाता था। क्यों? कहीं ब्लॉकेड है, कहीं जा नहीं सकते, रास्ते बंद है। तो मुझे कभी कभी तो 3 दिन के लिए आया था, 7 दिन तक वापस नहीं जा पाता था, काम ही नहीं कर पाता था। यह हालत करके रखी थी। लेकिन साथियों, भाजपा एनडीए सरकार असम में शांति, बहाली और तेज विकास का संकल्प लेकर चल रही है। इसलिए जो असम कभी बम धमाकों से गूंजता था, उसी असम में अब शांति की स्थापना हो रही है। जिस असम में हर साल औसतन 1000 से ज्यादा लोग हिंसा में मारे जाते थे, आज वहां हिंसा की घटनाएं बंद हो रही है। पहली बार असम में बोडो, कार्बी, आदिवासी, डीएनएलए, उल्फा ऐसे हर संगठन से जुड़े साथियों ने बंदूक छोड़कर देश के संविधान का रास्ता चुना है, शांति और विकास की राह पकड़ी है। लेकिन मेरे कार्यकर्ता साथियों, आपको भूलना नहीं है, 10 वर्ष सत्ता से बाहर रहने की वजह से कांग्रेस और ज्यादा जहरीली हो गई है। उनके टॉप लीडर से नीचे तक उनके जुबान से जहर ही निकलता है। कांग्रेस असम को फिर से अशांति और अराजकता में झोंकना चाहती है। कांग्रेस असम को घुसपैठियों के हवाले करना चाहती है। आप इनके दिल्ली के नेताओं को देखिए, यहां जो इनके नेता हैं उनको देखिए, ये सब घुसपैठियों को बचाने में ही लगे हुए हैं। कांग्रेस असम की असल पहचान को मिटाना चाहती है। साथियों, आने वाले 5 साल असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं जो असम की ग्रोथ को नए पंख लगाएंगे और इसलिए यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार फिर एक बार बहुत जरूरी है। इसलिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता को याद रखना है, असम के तेज विकास के लिए आपको एक बार असम के युवाओं को रोजगार के लिए आपको एक बार असम की बेटियों को नए अवसरों के लिए आपको एक बार असम की पहचान बचाने के लिए आपको एक बार साथियों, आज यहां आप सबका ये जोश देखकर असम की महाविजय का मेरा विश्वास और मजबूत हो गया है। मुझे पूरा भरोसा है इस बार और बड़े बहुमत से
असम में हमारी सरकार की वापसी होने वाली है। लेकिन साथियों याद रखिएगा, हमें सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतना है, हमें निरंतर असम के लोगों का मन भी जीतना है। तो प्रधानमंत्री का वो बयान आपने सुना जो असम में आए चुनावी शंखनाद के दौरान आज उन्होंने दिया, और कई बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाए। भ्रष्टाचार के तो आरोप लगे, घुसपैठियों को भी संरक्षण देने का आरोप लगा, और कहा कि आज एक बहुत बड़ी बात सामने आई, क्योंकि असम में जब भी या फिर देश में जब भी कांग्रेस की सरकार रही, देश की रक्षा की बात आती थी, हथियारों की खरीद की बात आती थी, तो देश की रक्षा बाद में होती थी, पहले जेब भरने का काम होता था। कांग्रेस का काला चिट्ठा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुबानी खोली गई, ऐसा कहा जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का हाथ जो है हमेशा से देश विरोधियों के साथ रहा है। 10 साल से असम की सत्ता से कांग्रेस बाहर है, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार असम में है, और ऐसे में कांग्रेस और ज्यादा जहरीली हो गई है। सवाल यहां इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे संसद से लेकर सड़क तक, हर तरफ कांग्रेस के नेता जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन आज चुनावी शंखनाद के दौरान प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, वो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 5 साल भी मांग लिए, कहा कि अगले 5 साल असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 5 साल बड़ी बड़ी परियोजनाएं पूरी हो रही हैं, और इसीलिए 5 साल बहुत जरूरी है। डबल इंजन की सरकार भी जब तक नहीं रहेगी तब तक बेहतर काम नहीं होगा। एक वक्त था जब यहां पर बंदूकें, गोलियां, धमाकों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन बीजेपी ने असम को बदला है, उसके विकास को बदला है, परिस्थितियां बदली हैं। खुद अपना जिक्र किया कि जब मैं संगठन के लिए काम करने आता था तो रुकने के लिए मैं 2 दिन के 3 दिन के लिए आता था, लेकिन मुझे हफ्तों से ज्यादा रुकना पड़ता था, क्योंकि कहीं ब्लॉकेज होते थे, कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां इतनी तरह की बैरिकेडिंग थी, और सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। और यही वजह है कि एक तरफ चुनावी शंखनाद तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर चुन चुन कर प्रधानमंत्री ने हमला भी बोला। और सवाल ये उठ रहे हैं कि इन हमलों के साथ क्या चुनावी शंखनाद लोगों को अपने पाले में कर पाएगी बीजेपी? और इसी पर हम 5 की पड़ताल कर रहे हैं, और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, उनका एक बार परिचय करा देता हूं। आलोक वत्स है नेता बीजेपी के, कुमार राकेश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, ब्रजराज सिंह नेता कांग्रेस के हमारे साथ, और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आलोक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। चुनावी शंखनाद हो गया आज, एक तरह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने चुन चुन कर कांग्रेस पर हमला किया। 5 साल भी मांग लिया आपने, कहा कि भाई 5 साल बहुत जरूरी है, बहुत सारे योजनाएं पूरी होनी है, जनता आएगी, क्या उसके लिए 5 साल मांगा कि अगर नहीं आई सरकार तो योजनाएं पूरी नहीं होंगी? अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनूप जी, जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से असम में आई है, वहां का माहौल बदल गया है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया में अभी असम ही है। 45% का ग्रोथ वहां देखने को मिल रहा है। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रोड के हों या ब्रिजेस के हों या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर हों, और जो एडीबी फंडेड प्रोजेक्ट है फ्लड मैनेजमेंट का, उस पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। और हमने जो लोगों से अपील की है कि हमें दोबारा मौका दीजिए, कि जो ये अधूरे काम रह गए हैं उसको हमें पूरा करना है टाइम बाउंड। और जिस तरीके से वहां पर अमन, चैन और शांति बना के रखा है चीफ मिनिस्टर शर्मा ने, वो अपने आप में एक अद्वितीय मिसाल है, जिसको कहते हैं चहुमुखी विकास। आसाम जो ठंडे बस्ते में बैठा हुआ था, अब चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। इन्वेस्टमेंट लगातार हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। मैं वापस आऊंगा राकेश जी, क्योंकि ओपनिंग कमेंट लेना था, वापस आऊंगा आपके पास। आलोक जी, मैं ब्रजराज जी आपके पास आ रहा हूं। ब्रजराज जी, आलोक जी कह रहे हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने अमन चैन कायम किया हुआ, वहां पर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, अगले 5 साल भी हम मांग रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे होने हैं। पहला आपका ओपनिंग कमेंट क्या होगा इस पर? अनम्यूट कर लीजिए ब्रजराज जी, आवाज नहीं आ रही है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई जहरीला है तो वो असम मुख्यमंत्री वर्तमान में है जी। और ये उन्हीं का नतीजा है, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी
ऐसी है जिसने जब से सरकार में आए हैं 2016 में जब उन्होंने बिना वजह बिना सोचे समझे उन्होंने नोटबंदी लगाई, बेवजह 104 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद जब इन्होंने जीएसटी लगाया, छोटे छोटे व्यापारी आत्महत्या, किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई हार्ट अटैक से मारे गए, सैकड़ों सैकड़ों छोटे व्यापारी मारे गए। उसके बाद जब लॉकडाउन आया, जब कोरोना आया, राहुल गांधी जी ने बताया कि इस देश में सुनामी आने वाली है, लेकिन फिर भी ये नहीं इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। ऑक्सीजन की ना होने की वजह से कम लाखों लोग मारे गए। किसानों ने धरना दिया इस देश में, जब दिल्ली में 700 किसान मारे गए। तो मैं खुद उनसे पूछना चाहता हूं, इस देश में सबसे ज्यादा जहरीला है कौन? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में सबसे ज्यादा जहरीली है। और ये दूसरों को कह रहे हैं, अरे हमने तो पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़े किए हैं, और ये बात करते हैं। चलिए, मैं वापस आपके पास आऊंगा। राकेश कुमार राकेश हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राकेश जी, दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि कौन जहरीला है, कौन अच्छा है, कौन मीठा है। आप क्या कहेंगे असम के विकास को लेकर जो बातें कही जा रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए अनूप जी, अब कौन जहरीला बोल रहा है, कौन मजेदार बोल रहा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूं। अभी अपने कांग्रेस के नेता ने कई बातें कही, उसका जवाब तो बीजेपी के देंगे जो प्रवक्ता है। एक बात मैं इस पे बड़ा परेशान हूँ, कई वर्षों से 700 किसान मारे गए। बाकी जो इन्होंने बोला लॉकडाउन में, कोरोना में 100 देशों को भारत ने, ये रिकॉर्ड, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, जो भी वैक्सीन दिए 110 देशों में, और उसमें कई देशों को मुफ्त भी दिया, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। और विश्व ने सराहा। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग मरे, पूरे विश्व में भारत में कम लोग मरे। ऑक्सीजन पे पॉलिटिक्स की गई दिल्ली में, दिल्ली सरकार के पूरे उनके नर्तन को विश्व ने देखा। एक ऐसा सीएम जो कि फील्ड में नहीं जा करके सिर्फ डर के मारे टीवी पे बोलता था, कोई काम नहीं किया। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं विपक्षी राज्यों के भी। तो तीसरी बात है कि जो 700 किसान मारे गए, मैं हतप्रभ हूँ, बहुत परेशान हूँ, और कई लोगों को लिखा, कांग्रेस के नेताओं को लिखा, और कई मीडिया में लिखा, जहां जहां छपा, मुझे 700 किसान की लिस्ट दे दे प्लीज। आज तक कोई नहीं दे पाया। रही बात जीएसटी नोटबंदी की, नोटबंदी पे बृजराज जी को मैं सलाह दूंगा, धुरंधर फिल्म देख लें, कोई एग्जैगरेट नहीं है, फैक्ट्स है। ज्यादा ज्ञान की जरूरत हो, मेरे पास ब्यूरोक्रेटिक जानकारी है कहाँ गड़बड़ी हुई थी, और कांग्रेस के राज में ही ऐसे अरविंद माराम जैसे अफसरों को दंडित किया गया था। उसी कारण से नोटबंदी के ही मूल कारणों में जाकर के, और चिदम्बरम जी को और प्रणब मुखर्जी की अदला बदली की गई थी मंत्रालय, उसको ठीक करने के लिए, जो ठीक बाद में नहीं हो सका। तो कहने के लिए बहुत कुछ बातें, आज जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही है उस पे उनको बात करना चाहिए आज की बात में, कि वास्तव में विकास हुआ है। ऐसे अनेक पुल जो 50 साल से पेंडिंग थे, कई प्रोजेक्ट में थे ही नहीं, 11 साल में बने, कनेक्टिविटी बढ़ी, नॉर्थ ईस्ट के लोग महसूस कर रहे हैं। ब्रिजराज जी से ही पूछ रहा हूं, ब्रिजराज जी, क्या आपके एजेंडे में नहीं था? आज भास्कर वर्मा पुल बन गया, देख लीजिए। आज बहुत सारी योजनाएं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, और कहा कि अगले 5 साल में बड़ी योजनाएं पूरी होने वाली है। आपके लिस्ट में नहीं था क्या? अनूप जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। सिक्किम में रेल कनेक्टिविटी होने वाली है, हमारा स्विट्जरलैंड से खूबसूरत हो जाएगा सिक्किम, और मेघालय और मणिपुर और मिजोरम जो रेल कनेक्टिविटी इस तरह से जोड़ रहा है। मतलब इतना काम हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस के लोग, क्या बीजेपी के लोग, क्या अदर पार्टी के लोग, क्या ऐसा काम आज तक नहीं हुआ? और सभी लोग मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा में एकजुट होकर सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह पे सड़कें गई हैं जहां तक वहां पे कहते हैं वो बाइक नहीं जाती। चले पूछ लेते राकेश जी, ब्रिजराज जी से पूछ लेते हैं। ब्रिजराज जी, क्या कोई एजेंडा नहीं था कांग्रेस के पास? राकेश जी भी यही बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी यही बात कह रहे हैं कि एजेंडा नहीं था। जिस वक्त असम में सरकार कांग्रेस की थी, क्या होता था सबको पता है। आज तो पुल बन रहे हैं। इस देश में अगर जनहित की कोई योजनाएं अगर इस देश में कोई लाया है तो कांग्रेस पार्टी ही लाई है। आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी छोटी सी बात करते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, IIT दिए, IIMs दिए, हमने शिक्षण संस्थान दिए, हमने असम में भी बहुत सारा काम किया। लेकिन ये कौन सी बात हुई? अगर अभी आप बता रहे थे कि हमें 5 साल और दीजिए, तो ये तो आप
वैसी बात हो गई यहाँ, जैसे प्रधानमंत्री बीजेपी का है, उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश की बात होती है, असम की भी बात होती है। अभी तक क्या था, अभी असम की सरकार, असम में तो है ना बीजेपी की सरकार, वो तो, ये तो निरंतर चलने वाले विकास है, सतत प्रक्रिया है ये तो। ऐसे कोई होता है कि कोई रोक देता है क्या? ये सारे कांग्रेस नहीं, ये 5 साल मांगने के पीछे का क्या मतलब आप समझते हैं? कांग्रेस को क्या लगता है कि बीजेपी को डर लग रहा है क्या वहां? बीजेपी केवल सत्ता भोगी पार्टी है, उसको केवल सत्ता चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री के मुख से ऐसे बयान शोभा देते हैं क्या, कि वो एक विपक्षी पार्टी को जहरीली बोले? क्या कभी मनमोहन सिंह जी ने बोला, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला, या इस देश के तमाम जो मैं कहूंगा महापुरुष, इस देश के बहुत अच्छे लीडर रहे हैं इस देश में, कभी ऐसा बोला किसी ने? मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी सुन पा रहे होंगे ब्रिजराज जी को आप? आवाज नहीं आ रही आलोक जी आपकी, अनम्यूट कर लें। अभी कुमार राकेश जी ने तथ्यों पे बात की है, मैं भी तथ्यों पे ही बात करना चाहता हूं कि 747 करोड़ वहां पर सिर्फ ब्रिज और रोड पर खर्च हुआ है और वो बन के खड़े हैं, उससे लोगों को राहत हो रही है, आवागमन सुलभ हो गया है। क्या इन्होंने बनाया? और दूसरी बात, जो इकोनॉमिक क्रैश इनके यहाँ 2020 और 21 में हुआ था, उसको जीडीपी को उठाकर 2025-26 में हमने 7.4 लाख करोड़ कर दिया है। ये इन्होंने किया, इनके समय में हुआ। और इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 10 नए रोड प्रोजेक्ट बनाए हमने। ब्रिज और प्रोजेक्ट के लिए भी हमने करीब 130 करोड़ रुपया अलग से मुहैया कराया। और जो एडीबी फंडेड फ्लड मैनेजमेंट का स्कीम है $182 मिलियन का, उस पर भी काम चालू हो गया है। और आगे इस पर और भी डेवलपमेंट होगा। और इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 51 में हम वहां 70% थे और आज 26 में हम 60% क्यों हो गए हैं? मुसलमान जो 24% थे वो 40% पे चले गए, कहां से आए हैं ये लोग? तो अगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और उसकी एसआईआर में अगर हम पुष्टि करके उनको हम वहां से डिलीट करेंगे तो क्या गलत होगा? आप जो बात कह रहे हैं आलोक जी, हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं। 51 से लेकर 2026 तक के आंकड़े, हिंदू 70% थे, घटकर 60%, मुस्लिम 24% थे, 40% तक पहुंच गए। ये आंकड़े तो हैं हमारे पास भी, लेकिन क्या इन आंकड़ों के बिहार पे चुनाव लड़ा जाएगा क्या आलोक जी? आंकड़ों के बिहार पे नहीं, हम जहां कहीं भी अनूप जी चुनाव लड़ते हैं, जिस किसी भी प्रदेश में हमारा एक ही मात्र सूत्र होता है, विकास विकास विकास। और भारत की जनता विकास चाहती है। इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपको कुछ दिन पहले हुए बिहार के चुनाव ने दिया, जहां पर वहां की महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया और महिलाओं ने जातिगत भावना को तोड़कर, धर्म की भावना को तोड़कर, देखिए वहां हमें वोट मिला है उन इलाकों में जो पूरा मुस्लिम बाहुल्य था, वहां पर हमारे एमएलए जीते हैं। और अक्रॉस बिहार सारे महिलाओं ने विकास के नाम पर ये बात आप कह रहे हैं, आप बात जो कह रहे हैं, मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी जो बात कह रहे कि मुस्लिम इलाकों में भी हमारे विधायक जीत गए, बीजेपी कह रही है, क्या ऐसा ही इस बार असम में भी होगा? राकेश जी क्या लग रहा है आपको? देखिए अभी क्या है, गिरिराज जी ठीक एक बात कर रहे थे, उनकी बात में जोड़ना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, सत्ता भोगी भाजपा। गिरिराज जी 56 साल, थोड़ा सा अभी तो इनका शायद अभी 11वां साल है, इनको 40 साल आपको और देना पड़ेगा। 56 साल ने कांग्रेस राज किया था, तब जाके उसमें उपमा लगा था सत्ता भोगी। इनको 56 साल राज करने दीजिए, फिर सत्ता भोगी बोलिएगा। रही बात अनूप जी आपकी बात की बात, मुद्दा ये है कि जो विकास हुआ है सबको दिख रहा है, जो पत्थर लगे हैं समय के पहले पूरे हो रहे हैं। तीसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, वास्तव में धरती पे उतर रही है। ब्रिजराज जी भी किसी देश के नागरिक है, यदि पार्टी के बात को छोड़ दे, एक नागरिक है, भाई है, हम भी उसी तरह बात करें तो जो दिखता है वो तो दिखता है ना भाई। मैं दिखता है से बिकता नहीं बोल रहा हूँ, जो दिखेगा लोग उसको रियलाइज करेंगे ना। जहाँ रोड नहीं थी, जहाँ पानी नहीं था, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, वहां क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। तो क्या हिंदू मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई,
सबको चाहिए पानी, सबको चाहिए बिजली, सबको चाहिए सड़क, तो वो चीज, वो तो वोट परसेंट बढ़ेगा। कांग्रेस चाहे या दूसरी पार्टी जितना प्रहार करना है उनका धर्म है प्रहार करना। नहीं, अब मैं आप राकेश बता जी रहे हैं आपको कि रोक रहा 5 गुना हूं। फंड मिल रहा ब्रिजराज है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिजराज जी अपनी बात कह सकते हैं आप। क्या कह रहे हैं? ब्रिजराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके सवाल पर। जी जी, बोलिए ब्रिजराज जी। मैं खत्म कर लूं, उसके बाद बोल मैं लेंगे। तो राकेश उनका जो जी, विकास का मैं काम राकेश हो जी- रहा है, विकास सबको दिख रहा है, जब विकास सबको दिखेगा मैं तो खुद कह रहा स्वाभाविक हूं लोग उसी को कि वोट ये देंगे। अपना मैं यही कहा। बोलिए जी जी। जी जी, ब्रिजराज जी बोलिए अपनी बात। देखिए, मैं भी कहना चाहता हूं राकेश जी से, मैं भी कहना चाहता हूं कि जो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करता, भाजपा प्रेम दिख रहा है वो अभी साफ जाहिर है, और आप भी इस प्रेम को हटा के देखिएगा तो एम्स बनाए, डीआरडीओ, इसरो और सेल भेल सब कुछ, ये कांग्रेस की एक जननीति थी। इन्होंने मनरेगा जैसे नियम दिए, इन्होंने बहुत सारे जो दिए जिससे जनता को सीधे फायदा पहुंचा, शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, ये सब कांग्रेस की देन है। हाँ बिल्कुल आप इस बिल्कुल बात को बिल्कुल समझें। सही। वो नहीं दिखा अनूप जी, आपको, ये वर्तमान का दिख रहा है 11 सालों का। 11 सालों का नहीं दिख रहा है मुझे, मुझे देश दिख रहा है, मुझे देश प्रेम दिख रहा है। आपको कांग्रेस प्रेम दिख रहा होगा, मुझे पहले देश दिखता है। और वहां विकास करेगी तो बीजेपी भी देखेगी और कांग्रेस भी दिखेगी। आपके आंखों पे चश्मा है कि राष्ट्र की कोई बात करता है उसको भाजपा चश्मा कर देते हैं, वो आपकी समस्या है। जब कोई राष्ट्र की बात करेगा, मैं तो राष्ट्र चश्मा प्रेम की लगाता बात ही करेगा, उसको आप भाजपा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप भाजपा बोल दीजिए, संघ कुछ से, मुझे कोई गुरेज नहीं है। देश सर्वप्रथम है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। जो भी, मैं कांग्रेस के अच्छे लोग एक काम करते हैं, जगदम्बिका पाल 116 लोग कांग्रेस के थे, बीजेपी में आ गए तो देशद्रोही तो नहीं हो गए, उन्होंने राष्ट्र प्रेम देखा। गुजरात में पूरी की पूरी 70% कांग्रेस बीजेपी में आ गई तो उन्होंने राष्ट्र प्रेम देखा। भाजपा तो बाद में आती है। मैंने आपको पहले देश का नागरिक ही बताया, भाई के नाते बोला कि विकास दिखता है। हाँ, आपने बात कही साइंस की, डीआरडीओ की, यदि इतिहास में जाएंगे, फैक्ट्स में जाएंगे तो विक्रम साराभाई से लेकर के थंबी नारायण तक की जो हिस्ट्री आएगी तो आपको पार्टी से नहीं, उस सिस्टम से घिन आ जाएगी। यदि फैक्ट बोलना शुरू करूंगा तो कि विक्रम साराभाई क्यों मरे, मेघनाथ देसाई, चलिए वहां तक नहीं जाते राकेश जी, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कहा कि जगदम्बिका पाल से लेकर तमाम लोग कांग्रेस के गए, वहां गए। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब कांग्रेस में थे हेमंता बिस्वा शर्मा, सवाल ये भी उठेगा आज से 10 साल पहले विजय रूपाणी जी का क्या हुआ था। हाँ, ये भी सवाल उठेगा, सवाल उठेगा, बिल्कुल उठेगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम है, उस पर भी सवाल उठेगा। सवाल उठ रहा है कि केरल से प्लेन जाता था मैडम का, क्यों जाता था? केरल एयरपोर्ट से मैडम सोनिया गांधी का प्लेन, स्पेशल चार्टर प्लेन साउथ अफ्रीका क्यों जाता था? सवाल ये भी उठना चाहिए। सवाल ये भी उठना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में आनंद शर्मा जैसे, सोनिया जी जैसे क्या क्या बिजनेस है, ये भी उठना चाहिए। तो राजीव गांधी के पैसे जमा थे स्विस बैंक में, उसका क्या हुआ? सवाल बहुत है ब्रिजराज जी, सवालों की कमी नहीं है। यदि भाजपा के लीडर का है वो भी उठना चाहिए कि उनके स्विस अकाउंट है कि नहीं है, देश में है कि नहीं है, 25 देशों में कारोबार किसका है। बेचारा राहुल गांधी इतना भोला आदमी है, कुछ नहीं करता है। लेकिन राकेश जी, अगर कारोबार की बात आप कर रहे हैं तो कारोबार का कोई सबूत, कोई प्रूफ कुछ तो होगा जिस पर आप एक्शन ले सकती है बीजेपी। कोई एक्शन? नितिन गडकरी जी के बेटों की कंपनी में एकदम से इतना इजाफा कैसे हो गया? पता है कहां से कमाते हैं वो? 2 करोड़ के आसपास साल का आईटीआर जमा करते हैं। कहां से आता है पैसा? प्रियंका गांधी का कौन सा बिजनेस है जो इतना जिंदगी जीती है? सबूत होना चाहिए ना भाई। नहीं तो सबूत तो वही तो मांग रहे हैं राकेश जी, वही तो कह रहे हैं कि चलिए आईटीआर भर रहे हैं, आईटीआर भर रहा है तो भाई लीगली भर रहा है वो। इसके पीछे अगर इनकम टैक्स में दिक्कत है, बताएंगे ना, किसी को, जनता को पता नहीं है। हम तो वोटर है देश के, हमको जानकारी हो क्या काम करते हैं राहुल गांधी। नहीं राकेश जी, मेरा कहने का मतलब नहीं समझ पा रहे आप, क्या धंधा है मेरा कहने का मतलब नहीं समझ पा रहे। वो अगर आईटीआर भर रहे हैं, अगर वो आईटीआर भर रहे हैं तो लीगली भर रहे होंगे, उसका सोर्स भी बता रहे होंगे वो। अगर सोर्स भी बताते तो अब तक तो रेट पड़ जाती। अरे सोर्स, मैं कह रहा हूं आईटीआर में सोर्स नहीं बताना पड़ता है ना, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बताना पड़ता है। इंक्वायरी क्या इनकम टैक्स को पता नहीं होगा? इतने पैसे भर रहे हैं आप, इनकम टैक्स को पता है।
मुझे नहीं पता, मैं आम जनता को नहीं पता ना क्या काम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मामला है ना कि क्या काम करते हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी क्या करते हैं? नहीं राकेश जी, मेरा वो कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि ये तो सरकारी चीज है, आप भी ITR भरते हैं, मैं भी भरता हूँ, तो जहाँ ज्यादा पैसे आएंगे इनकम टैक्स स्वतः संज्ञान लेती है। प्रियंका गांधी क्या करती है? हाँ, प्रियंका गांधी क्या करती है? प्रियंका गांधी के हस्बैंड का बिजनेस तो पता ही है आपको, शायद ही दुनिया के किसी लोगों को पता नहीं होगा, देश के लोगों को, कि भाई वो क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या है, तमाम चीजें हैं उनके पास, लेकिन वो अलग चीज है। प्रोफेशन की बात बिल्कुल, ये अलग चीज है राकेश जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आज जो चीज हुआ, आज शंखनाद की बात कह दी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ गया कि 5 साल और चाहिए हमें। क्या कहीं कोई संशय है जिसकी वजह से कहना पड़ गया? वोट मांगना तो धर्म बनता है सबका, सभी चाहे कांग्रेस मांगे वोट, चाहे बीजेपी मांगे, एज ए पॉलिटिकल पार्टी वोट मांगना, जनता से अपील करना कोई गुनाह तो नहीं है उसमें मांगना पड़ गया वाली बात नहीं है। 10 साल तक असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ही थे, उस पे गौरव गोगोई के फादर। मैं इसीलिए कह रहा हूं राकेश जी, हेमंता जी जब थे तो बीजेपी कहते थे कि बहुत भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन आज बीजेपी में है हेमंता जी और बेहतर सीएम मानती है बीजेपी उनको। मैं राजनीतिक कारण है, हम तो फैक्चुअली बात कर रहे हैं, हम देश को देख रहे हैं, राज्य को देख रहे हैं। हमारे लिए कांग्रेस अच्छा काम करते हैं, मेरे लिए वही अच्छा है। भाई केजरीवाल ने काम नहीं किया, बेचारा गया। हमने तो सबसे पहले हमने उसको वोट दिया था, मुझे कहने की कोशिश की कि अच्छा काम है, ईमानदार आदमी है, अच्छी बात कर रहा है। पहला वोट निरर्थक गया, उसके बाद वोट नहीं डाला उसको। एक सवाल मैं आपसे राकेश जी पूछना चाह रहा हूं, आज हथियारों का भी जिक्र कर दिया, रक्षा डील का जिक्र कर दिया प्रधानमंत्री ने। अगर घोटाले हैं, कांग्रेस के टाइम के घोटाले, तो सामने निकलकर क्यों नहीं आ रहे? अगर कुछ ऐसा है जो प्रधानमंत्री को भी पता है या फिर बीजेपी को पता है, सरकारी तंत्र को पता है, चीजें बाहर क्यों नहीं आ रही है? मुझे लगता है कई चीजें इंक्वायरी की बात होती है। प्रधानमंत्री ने बोला हो तो सोच समझ के बोला होगा, जिम्मेदारी से बोला होगा, झूठ नहीं बोला होगा उन्होंने। यदि उन्होंने ऐसा बोला है कि पहले भी अगस्ता डील सबको पता है क्या गड़बड़ी थी, नहीं हेलीकॉप्टर को लेकर के, और एक तो उसमें AK एंटोनी में तो कवर करता रहा हूँ, PMO भी और राष्ट्रपति भवन भी, तो मुझे जो जानकारी है AK एंटोनी और इसमें क्या नाम, प्रणब मुखर्जी में, दोनों में मंत्रालय की अदला बदली हुई और रक्षा मंत्रालय उनको दिया गया। AK एंटोनी को जब विवाद हुआ तो उसमें प्रणब मुखर्जी को हटाया गया था उन्हीं विवादों के क्रम में। तो जब अंदरूनी वक्त बहुत हो गया राकेश जी, 2014 से 26 आ गए। मैं आपके पास आ रहा हूं आलोक जी, अगर कोई सबूत है, किसी तरह की कोई चीज है तो सामने आनी चाहिए, देश के सामने, जनता के सामने आनी चाहिए कि भाई आपने डील की है, पैसे कमाए, देश को आपने गिरवी रख दिया रक्षा के नाम पर, अगर सौदों के नाम पर, तो चीजें सामने आनी चाहिए राकेश जी। 10 साल है, 10 साल हो गए, 10 साल में कुछ आया नहीं मुद्दा। मुझे क्या लगता है अनूप जी कि नहीं आया है, कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, या वो मुद्दा को जिंदा रखना चाहते होंगे, या अपना राजनीतिक रोटी सीखना चाह रहे होंगे कि भाई इसको जिंदा रखो, तब तक भाई चोरी तो किया ही है, भ्रष्ट किया है, प्रमाण हमारे पास है। मतलब अवसरवादिता कह रहे राकेश जी इसको, उनकी मौका मिलेगा तो भाई हम भुना लेंगे अपनी चीजों को। उनकी पॉलिटिक्स है ना, उसमें हम आप क्यों पढ़े? मैं आलोक जी से भी सवाल कर रहा हूँ, साबित करें वो। राकेश जी यही सवाल मैं आलोक जी से कर रहा हूँ। आलोक जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई रक्षा डील को लेकर, घोटालों को लेकर, तमाम चीजें, तो कहीं सबूत कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर ऐसा है तो कोई सबूत देश के सामने भी आना चाहिए आलोक जी। देखिए राकेश जी ने जो बातें कही हैं, ये सारी बातें हवा में बहुत दिनों से तैर रही हैं, और थोड़ा सा हम लोग पर्सनल मैटर पर ज्यादा चले गए तो ये इस देश में पुरानी परंपरा है। लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और नाम मैं कुछ भूल रहा हूं, जो सब किसी न किसी रूप में मरे ऑफिस में, उनके ऊपर एक रहस्य का पर्दा बना ही रहा और आज तक नहीं उठा। उसी तरीके से उसी क्रम में अभी अजीत पवार भी आ गए हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी जी का भी नाम आ गया। लेकिन खैर ये सब माटे तहकीकात का है, जब आएंगे इसकी खोजबीन में क्या हुआ था तो अभी की जो स्थिति है जो बता रहे थे ब्रिजा जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने IIT का निर्माण किया, सही बात है, कोई नहीं डिनाई कर सकता, लेकिन उसकी क्वांटिटी 26 तक बढ़ा के कौन ले गया? इन्होंने एक एम्स का निर्माण किया, अटल जी के समय एक दूसरे एम्स की बात हुई थी, आज 44 एम्स भी पूरे देश में बन रहे हैं, उसका निर्माण किसने किया, करवा रहा है?
और तीसरी बात जो सबसे अहम है कि रक्षा डील में, रक्षा छोड़िए कौन घोटाला किया नहीं किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। अ मैन शुड बी जज इनोसेंट अंटिल प्रूफ गिल्टी। किसी को भी आप निर्दोष तब तक माने जब तक उस पर साबित नहीं हो जाए कि उसने गलत किया है। तो मैं ये कहता हूँ रक्षा डील में हम पहले जितना इंपोर्ट करते थे रक्षा उपकरण, आज की डेट में हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो किसके समय में हुआ? तो हमारी सामरिक शक्ति थी, सैन्य शक्ति थी। आज वर्ल्ड में 4 बड़े में हमारी गिनती हो रही है। वो किसके समय में होना चालू हुआ और किसके किन कारणों से हुआ जो आज हमारी सैन्य शक्ति अगल बगल के देश को तो 2 दिन में धता बता के आ जाती है। तो इन चीजों के पीछे किस नरेंद्र मोदी जी का ही हाथ रहा है, उनकी टीम का हाथ रहा है। लोग विकास चाहते हैं, जन कल्याणकारी नीतियों के सारे जो उसके वो पूरी लाभ जनता को मिल रही है। एक चलिए मैं पैसा पूछ इधर लेता हूँ, से उधर बृजराज जी नहीं जुड़े हुए हैं हुआ। हमारे इन्हीं के साथ। बृजराज जी, जो प्रधानमंत्री लोक ने- कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो चीजें हैं, क्या जनता को मिल रही हैं? इन्हीं के मैं रक्षा डील पर बात कर रहा था, लेकिन बात घूमकर कहीं और आ गई कि अगर कहीं सौदा हुआ, कहीं घोटाले हुई तो नाम क्यों नहीं सामने आया? आपको क्या लगता है बृजराज जी? अनुज जी 5 सेकंड जी चलिए पूरी कर लीजिए इन्हीं बात। के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूँ और 18 पैसा पहुंचता है गांव में, जिस पर अटल जी ने चुटकी ली थी कि रुपया घिस जाता है क्या जाते जाते। आज अगर 1 रुपया नरेंद्र मोदी जैसा शख्स भेजता है तो आलोक वर्ष की जेब में 1 रुपया आता है। इस सब का क्या जवाब है इनके पास? चले मैं पूछ लेता हूँ ना। हाँ। नहीं अगर इनका शासन इतना ही सुनहरा था तो जनता ने क्यों इनको रसातल में भेज दिया? लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि है। नहीं, अभी जवाब दे रहे हैं, आलोक जी सुन लेते हैं। नहीं सुनिए हाँ। छठू राम तीसरा पास पार्लियामेंट में आ जाता है और अनूप कुमार डॉक्टरेट की जमानत जब्त हो जाती है। बताइए क्यों? बताएंगे ना बृजराज जी, बताएंगे, सवाल का जवाब देंगे। बृजराज जी बोलिए। देखिए इन्होंने कहा, देखिए इन्होंने कहा कि अगर बहुत ही अच्छा शासन था कांग्रेस का तो इन्हें क्यों बाहर कर दिया। मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई 60% या 50% मार्क नहीं लाने पड़ते हैं। इसमें जिसके ज्यादा मत हो उसको वो घोषित होता है। लोकतंत्र का मतलब, इस बात को एक नजरिए से समझिएगा कि इस देश के 63% लोगों ने भाजपा से दूर हटके वोट किया और 37% इस पिछले लोकसभा में, लगभग शायद फैक्ट चेक शायद देखना पड़ेगा, लेकिन 37% बीजेपी को लोगों ने वोट किया और 63% बीजेपी को नहीं किया। तो देश की जनता इनके साथ नहीं है। वो लोकतंत्र है कि सरकार इनकी है, लेकिन देश की जनता इनके साथ नहीं है। पहली बात ये हो गई जी। आपके साथ है और जन कल्याणकारी नीति। कि देश की जनता आपके साथ है तो आपकी सरकार क्यों नहीं है? देश की जनता ने 22 राज्यों में किसी की सरकार रहने से देश की जनता उसके साथ नहीं होती है। इस बात को समझिए। मैंने कहा ना हम रिपीट होते जा रहे हैं और आप साफ होते जा रहे हैं। हमारे आप में इतना अंतर है कि हम रिपीट हो रहे हैं, आप साफ हो रहे हैं। इसका कोई जवाब है? जनता का फैसला सर्वोपरि है लोकतंत्र में, वो हमारे साथ है। जनता आपके साथ नहीं है। जिसकी मेजोरिटी जनता देती है उसी की सरकार बनती है। बृजराज भाई, इस बात को नोट कीजिए। नो डाउट। और हमारे विकास के कार्यों से संतुष्ट होकर देश की जनता को हमारे नेतृत्व पर अटूट विश्वास है। 11 साल में एक घोटाला सामने नहीं आया। आपके राज्य के घोटाले गिनाने चालू करूं विश्वास तो इस डिबेट का समय कम पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री बहुत ही बढ़िया किस्म का खेल दिखाते हैं। वो ताली थाली बजवा देते हैं, वो लाइट में बत्ती भी बुझवा देते हैं। ये तो इस देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल इस देश की जनता को बिजी रखता है। उसको अपने दिमाग से बचाया। 135 कंट्री को दवाइयां उपलब्ध ये कोरोना की उपलब्ध कराई। 55 लाख करोड़ का उसमें घोटाला भी सामने आया था। उसी कोवैक्सीन में, कोविशील्ड में 55 लाख इलेक्टोरल बॉन्ड में सामने आया था कि नहीं आया था? अभी पीएम केयर फंड में सामने आएगा। अभी एप्स्टीन फाइल में देखिएगा, अभी एप्स्टीन फाइल में क्या होता है, आप समझ में आएगा इस देश का प्रधानमंत्री की कैसी स्थिति थी। आप नहीं लेते तो कम मिला तो घोटाला किया, जनता हो गए।
आलोक जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है। मैं वापस आऊंगा आलोक जी आपके पास। एक शब्द जिसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, अष्टलक्ष्मी। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। मैं इसके मायने समझना चाह रहा हूं बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। राकेश जी आपके पास आऊंगा सबसे पहले। राकेश जी, क्या लगता है अष्टलक्ष्मी क्या है नॉर्थ ईस्ट में? राकेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? आप अनम्यूट कर ले राकेश जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा सॉरी, हाँ जी। जो अष्टलक्ष्मी की बात हो रही है, तो अष्टलक्ष्मी में 1+7 स्टेट्स हैं, असम +7 स्टेट, जो 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो सभी को उन्होंने लक्ष्मी के अनुरूप माना है, जहां तक मेरी सोच है, समझ है। और उसमें जितने काम हो रहे हैं, जिस तरह से वह प्रगति हो रही है, वो लक्ष्मी के अनुरूप उन्होंने बताया है। मेरे समझ से तो बात वही है। चलिए, इसकी परिभाषा बदल जाएगी राकेश जी। अभी एक भारत देश है, एक हाँ। भारत देश है ना 8, ये 8 राज्यों का क्या मतलब है? यही ब्रिजराज जी बता रहे परिभाषा। मतलब देखिए, नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया, इसका क्या मतलब है? गुजरात को आपने पूरे देश में सबसे अलग कर दिया, इसका क्या मतलब? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया किसने किया? अष्टलक्ष्मी अभी बांटने का काम कौन कर रहा है? ये बांटने का काम कौन कर रहा है? वर्तमान में आपकी सरकार है, बांटने का काम कौन कर रहा है? आपने अभी गलत नैरेटिव बोला। अभी आपने गलत नैरेटिव बोला कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? कर रहा हूँ। आप बोलिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? अरे आप बता दो दीजिए ना जी, कि मैं बीजेपी का हूं, बता दीजिए आप एक बार, अरे फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। हाँ, तो मैं राष्ट्र का प्रवक्ता हूँ, मैं देश का प्रवक्ता हूँ, देश का नागरिक पहले हूँ। यदि कांग्रेस अच्छी बात करेगी तो कांग्रेस की बात करूंगा, और बीजेपी अच्छी बात करेगी राष्ट्र की तो बीजेपी की बात करूंगा। एक अभी आपने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की कि एपेस्टीन फाइल, माननीय लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी ने भी एपेस्टीन फाइल में लोकसभा में दिए गए वक्तव्य में हरदीप पुरी का नाम तो लिया, प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। फैक्चुअली करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। दूसरी बात, आपने वोट परसेंटेज पे बोला कि 40%, 61% था, इनके पास था 38% के आसपास बीजेपी को वोट था, 19% के आसपास कांग्रेस को वोट था। आपने कांग्रेस के वोट को कम को नहीं बोल के उसको आपने 60% एंटी बता दिया। तो गलत बयानी नहीं करना चाहिए, फैक्ट बोलना चाहिए, और गलत नैरेटिव पैदा करके लोगों को भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। जैसे कि संविधान बदल रहा है, आलू का सोना जिसने बनाया उसके लिए आप माफी मांगेंगे? कौन? आलू का सोना जिसने एडिट करवाया, आप माफी मांगेंगे बीजेपी की तरफ से? मैं किसकी बात कर रहा? आवाज कट रही है आपकी। किसको कौन एडिट करवाया? क्या बोल रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रिजराज जी अपनी बात पूरी तरह से बताएं, पूरा खुलकर बात करें, बताएं अपनी बात। बताइए ना, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं जो क्या एडिट करवाया, किसने करवाया? आपके सामने करवाया होगा, आपसे पूछ के करवाया होगा। आप सुन पा रहे हैं ब्रिजराज जी? सवाल आपसे ही है। क्या एडिट करवाया, कहां एडिट करवाया? जानकारी दीजिए, मैं ज्ञानवर्धन करूंगा आपसे। किसने क्या एडिट करवाया? ब्रिजराज जी सुन पा रहे हैं? जी आ रहे, बोलिए बोलिए, मैं घूमता हूं, पूरी बात बताइए ब्रिजराज जी। शायद पूरी बात समझ नहीं पा रहे। मैंने कुछ गलत बोला? मैंने कुछ गलत बोला? क्या आपने मेरी 37% वोटर ने बीजेपी को वोट दिया और 63% लोगों ने नहीं दिया। इसमें मैंने गलत बोला कुछ? मैं भी गलत कहां बोल रहा हूं? तो आप कौन? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं? नहीं, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं ना। मैंने कुछ गलत बोला? जब मैंने नहीं गलत बोला तो फिर आपकी बात कहां से? मैं भी गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं भी, मेरे साथ 19.49% है कांग्रेस का। मैं वही तो बोल रहा हूं। आप बोलने की जरूरत है कहां? बोलने की जरूरत है कहां? गलत, इस बात को समझिए, आपको बोलने की जरूरत है कहां? नहीं, जरूरत की नहीं। आप नैरेटिव गलत पेश कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। नैरेटिव्स बनाते हैं ना, जैसे आपने एपेस्टीन पे आपका लीडर पोजीशन चुप है और आप बोल रहे हैं, ये नैरेटिव्स गलत है, भ्रम फैलाना होगा। संविधान बदल रहा है, भ्रम फैलाना होगा। देश पूरा बदल जाएगा, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, भ्रम फैलाना हुआ। फिर भी 99 सीटें आती हैं, भ्रम नहीं फैलाइए, फैक्ट बोलिए। सशक्त लीडर अपोजिशन बनिए। देश को जरूरत है एक अच्छे विपक्ष की, जो कि नहीं है। ये देश के लिए चिंता की बात है, ठीक है? ढंग से पहले फालतू की चीजों को लेकर के आप जैसे लोग बीजेपी की तरफदारी करेंगे, वहां ऐसे ही होगा। आपको जब नहीं पता है कि मैं क्या हूं नहीं हूं, और इस तरह के गलत आरोप लगना, पहले अपने में झांकिए, ठीक है? 37 साल का मेरा कैरियर है। क्या कांग्रेसी हूं? मैं कांग्रेसी हूं। आप कांग्रेसी नहीं है। सबसे पहले देश के नागरिक है, उसका कर्तव्य निर्वहन कीजिए।
मैं यहाँ बैठे कांग्रेस हूँ, की मैं आप नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता आप के कांग्रेस के तौर पे जनजात बैठा हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं है। कांग्रेसी हूँ। वो सभी पहले सब कांग्रेस 1920 के पहले 20 आरएसएस के पहले सभी कांग्रेसी ही थे। इतिहास बिल्कुल। की बात करेंगे तो ठीक है ना। उसके बाद क्यों हटते गए, बिटकते गए, खंडित होते गए, उसके कारण है ना। उस कारण को समझिए। आपने मान लिया एक स्टोन जोड़ा, 10 स्टोन मोदी जी ने जोड़ा, उसमें एक एम्स बनाया, 10 जोड़ा, तो क्रेडिट तो लेगा ना जो करेगा भाई। एक पुल आपने बनाया, 10 पुल उसने क्रेडिट किया, क्रेडिट दीजिए ना अगले को। हाँ भाई आपने किया, लेकिन उसमें ये खामी है, ये गलत है, तथ्यात्मक बात कीजिए ना। ब्रिजराज जी आपके पास ही आऊंगा। बहुत बड़ी बात, ब्रिजराज जी शायद अभी जुड़े नहीं हमारे साथ, लेकिन चलिए वापस जोड़ेंगे उनको। आलोक जी, जो अष्टलक्ष्मी का जिक्र किया, मैंने कहा था राकेश जी को परिभाषा बदल जाएगी अगर कांग्रेस के वक्ता से हम पूछेंगे, बिल्कुल वही हुआ, वहां बात बदल दी गई। लेकिन सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या अब भी 5 साल मांगा जा रहा? 10 साल थी सरकार आपकी, वहां 10 साल में वो विकास नहीं कर पाया असम में जो अब 5 साल में हो जाएगा। देखिए हम गांव से आते हैं अनूप जी। अब गांव में अब तो खैर ट्रैक्टर आ गया है और भी चीजें आ गई है जिससे खेती हो रही है। बैल की खेती तो अब लगभग समाप्त ही है, लेकिन हम जब छोटे थे तो बैल की खेती होती थी। और कोई आदमी जो अपनी बैल की पूरी रखवाली नहीं करता था, सही से खाना नहीं देता था, उसको जोतता रहता था, वो बैल बैठ जाता था। उस बैल को उठाने में 1 हफ्ता लगता था, तब जाके वो बैल खड़ा होता था, तब उसका सारा कुछ किया जाता था, और उसके 1-1.5-2 महीने के बाद वो काम के लायक बनता था। ये असम तो बिल्कुल वैसे समझ रहे हैं, वैसी बैल बन गया था क्या जिसे खड़ा करने में टाइम लग गया? मैंने, प्लीज लेट मी कंप्लीट, मेरा आपसे अनुरोध है। कांग्रेस की सरकार जहां जहां थी, उन्होंने उस व्यवस्था को बैल की तरह बैठा दिया। जो मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, उसका मूल कारण यही है। हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइन थे एजुकेशन सिस्टम में। वही हाल मेडिकल का था, वही हाल एयरपोर्ट का था। 70 से 145 एयरपोर्ट पर हम आ गए। जितनी द्रुत गति से रेलगाड़ियां चल रही हैं, वो कभी नहीं हुआ था। आज अब आप बिहार से अगर कोई दिल्ली आता है अनूप जी, अगर वो 4-5 आदमी है तो वो ट्रेन या हवाई जहाज की टिकट नहीं लेता, वो एक गाड़ी में बैठ के आ जाता है दिल्ली, और उसको सस्ता पड़ता है। दिल्ली में भी घूमने में उसको टैक्सी नहीं लेनी पड़ती है। ये देन है नरेंद्र मोदी जी की। ये सुगमता जो कायम हुई है, ये पूरे देश। अभी ये नितिन गडकरी के बेटे के बारे में बोल रहे थे कुछ, उनसे बढ़िया काम करने वाला देश की जनता के नजर में योर वर्क विल बी डन ऑन डिमांड का अगर कोई मिनिस्टर है, दैट इज नितिन गडकरी। नहीं, इनसे इनकार नहीं करते हैं, हम भी इनकार नहीं करते हैं आलोक जी। अब उनके ऊपर ही उंगली उठा रहे, कह रहे हैं उनके बेटे जो है फलाना कर रहे। ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली विच वाज डूइंग बिजनेस अर्लियर। वो रोड पर नहीं घूम रहे थे और नेता बन गए, वो पहले से बिजनेस में थे। तो क्या अपना बिजनेस में माचिस लगा दें? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तथ्यहीन बातों से देश वापस आऊंगा आपके पास आलोक जी, वापस था। आऊंगा मैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़े। राकेश जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो देश बांटने का काम होगा, देश को बांटने का, और मुस्लिम लीग का भी जिक्र कर दिया कि भाई मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बनकर देश को बांट रही है। इसके मायने क्या है? अनूप जी, अभी कुछ ऐसे मैं कुछ किताबें पलट रहा था, तो अभी भारत पाकिस्तान का जिक्र हुआ। अभी बांग्लादेश वाले चुनाव पे मैं कुछ बांग्लादेश की मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, तो वहां के लोग जवाब नहीं दे पाए। मैं भी, आप भी देखेंगे, आलोक जी देखेंगे, ब्रिजराज जी तो वही देखे। देश का जो विभाजन हुआ, जो बांटने वाली बात है, यदि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का मैप देखें आप, क्या विभाजन है। यानी एक उधर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे पाकिस्तान को हिस्सा दिया आपने, दूसरा दे दिया इधर नॉर्थ ईस्ट के किनारे पे कोलकाता के पास, और बीच में भारत है। और उसको भी देने की बात थी, वो अलग कहानी हो जाएगी। जो विभाजन किया गया, जो विभाजन जिसने एक्सेप्ट किया, क्या उनके पास दिमाग नहीं था क्या? विभाजन मतलब विभाजन
एक हिस्से को ले जाओगे ना, मैक्सिमम यही होगा, या किसी एक हिस्से को आपने काट लिया, विश्व के अन्य भागों में, अन्य कंट्री में विभाजन हुआ है, ऐसा विभाजन विश्व में कहीं नहीं हुआ। और उसमें जो फिर बांग्लादेश का जो जन्म हुआ, तो वो भी अपने आप में अभूतपूर्व कहानी है। तो जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी देश का आम नागरिक, सजग नागरिक, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उस विभाजन को लेके माथा पीटने के अलावा या तत्कालीन नेताओं की मूर्खताओं के अलावा और कुछ नहीं सोचेगा कि ऐसा विभाजन कैसे हुआ। एक दूसरी बात, बांटने का काम 3% से 30% हो जाते हैं मुसलमान देश में, और उस अनुपात में ईसाई और सिख का अनुपात नहीं बढ़ता। नहीं, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आंकड़े हमारे पास भी है कि कैसे वो बढ़ गए, कैसे लेकिन राकेश जी, सवाल तो ये भी है कि बांटने का जिक्र आता है, तो सवाल तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी उठाते हैं कि भाई अगर कोई मुस्लिम आएगा तो उसे कम पैसे दो, चला जाएगा यहां से। सवाल तो यहाँ भी है। अनूप जी, वो जो बोल रहे हैं उनका मैं क्लियर करता हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा जी बोल रहे हैं कि मियां शब्द को लेकर लोगों ने आपत्ति बताया, तो उन्होंने इसको क्लियरिफाई किया। हम सबके लिए भी जरूरी है कि मियां उसको उनको बोलते हैं जो बांग्लादेश से। लेकिन ये कैसे पता चलेगा राकेश जी कि रिक्शा वाला वो बांग्लादेशी है या फिर घुसपैठिया है? आई कार्ड देखेंगे, कैसे पता चलेगा? सवाल तो यही है ना। हो रहा था, लोगों ने नहीं होने दिया, तो आप बोल रहे हैं कैसे? लोग जानते हैं, पहचानते भी पुराने भाई, वो जो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है ना, तो वो जो विभाजन के जो कष्ट है, जो विभाजन के दर्द, अब इसे समय के साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो असम को लेकर है, और असम में चुनाव होने वाले हैं। जनता किसके साथ है, ये चुनाव के परिणाम बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़े आप तमाम लोग, तमाम मेहमान। फिर से शुक्रिया कर रहा हूं आप सबका। तो जनता तय करेगी कि आखिर असम में किसकी सरकार बनेगी, किस पर भरोसा है। भले भाई कोई कुछ भी बोल ले, विकास की गाथा जिसने रची, जिसने विकास को प्राथमिकता दी, सरकार पर भरोसा, उसी सरकार पर भरोसा जनता भी करेगी, और चुनाव के परिणाम बता देंगे कहां भरोसा आ गया है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।